Question number 1. How much is normal blood pressure of human? नॉर्मल ह्यूमन में एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 120/80। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, सबसे ज़्यादा छोटी है? बिट, बाइट, निबल या मेगाबाइट? इसका राइट आंसर है बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट होगी बिट। हमारी बिट क्या होती है? हमारी बिट बेसिकली 1 या 0 है, ये हमारी सिंगल बिट है। और हमारा निबल, ऑप्शन सी, हमारा निबल होता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को निबल कहते हैं। हमारा ऑप्शन बी बाइट, हमारे ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को बाइट कहते हैं। 8 बिट्स को बाइट कहेंगे। और सबसे बड़ा है हमारा मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट होंगे और 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट्स होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। इनमें से किसकी सबसे छोटी स्टोरेज है, सबसे कम स्टोरेज है? तो इसका राइट आंसर होगा ए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बस कुछ मेगाबिट्स ही डेटा स्टोर कर सकता है। CD के अंदर हम कुछ गीगाबिट्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव के अंदर हम कई गीगाबिट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ गीगाबिट्स का। और हार्ड ड्राइव्स के अंदर हम टेराबाइट से भी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 4। अगर एक ट्रांजिस्टर के अंदर बेस करंट है 10 माइक्रो एम्पियर का और इसमें करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर इज़ 95, तो हमें वैल्यू बतानी है कलेक्टर करंट की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें बेस करंट दिया हुआ है, IB दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्पियर, साथ ही साथ हमें करंट गेन दिया हुआ है। अब करंट गेन हमारा अल्फ़ा भी होता है, बीटा भी होता है और गामा भी होता है। तो इन तीनों में से कौन सा होगा? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर का मीनिंग है कि हमें बीटा की वैल्यू दी हुई है। बीटा की वैल्यू दी हुई है 95। ओके, सो अब बीटा की इक्वेशन होती है बीटा इज़ इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? हमारी IB की वैल्यू आ जाएगी, बेस करंट की वैल्यू आएगी, विच इज़ इक्वल टू 10 माइक्रो टाइम्स 95, विच इज़ इक्वल टू 0.95 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हमारे पास 10 रजिस्टर्स दिए हुए हैं 10 ओम्स के। 10 रजिस्टर्स दिए हुए हैं और हर एक की वैल्यू दी हुई है 10 ओम्स और इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। और हमें फाइंड करना है इसका नेट रेजिस्टेंस। पैरेलल में रेजिस्टेंस फाइंड करने की इक्वेशन होती है 1 डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट। यह इक्वल होगा हमारा, ये हमारा होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इसी तरीके से 1/Rn, जितने भी रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस एंड सो ऑन 10 टाइम्स। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 ओम। हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका 1 ओम। इसे करने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर हम मेरे
n रजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में हैं, और सब की वैल्यू है r। तो राइट उसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा r डिवाइड बाई n। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सपोज़ कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। एक की वैल्यू है 10, एक की वैल्यू है 10, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए वरना ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सिंपली 10 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5 ओम। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इस ट्रिक को कैसे लगाएंगे? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 और टोटल रेजिस्टेंसेस है 10, तो इसका नेट रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। ये ट्रिक कब लगेगी? जब पैरेलल में हो सारे रेजिस्टेंस और सब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 5 रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। If one resistor is removed and then connected, what will be the effect on current? अगर हम एक रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं और उसे वापस सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनचेंज्ड। सीरीज़ में 5 रेजिस्टेंसेस थे, उनमें से एक रेजिस्टेंस को निकाल के वापस रिकनेक्ट कर दिया तो क्या असर होगा? करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि हमें वोल्टेज निकालनी है एक इंडक्टर के अक्रॉस, और उस इंडक्टर की इंडक्टेंस दी हुई है 2 हेनरी, और ये कहा गया है कि करंट 2 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर हो गया है 2 सेकेंड्स में। अब वोल्टेज निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 इक्वेशंस बताऊँगा। पहली इक्वेशन होगी कैपेसिटर के रिगार्डिंग और दूसरी इक्वेशन होगी इंडक्टर के रिगार्डिंग। कैपेसिटर की इक्वेशन होती है I इज़ इक्वल टू C टाइम्स dV बाई dt, और इंडक्टर के केस में ये इक्वेशन बन जाती है V इज़ इक्वल टू L टाइम्स di बाई dt। तो हमारे क्वेश्चन में इंडक्टर है तो हम इंडक्टर की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें वोल्टेज निकालनी है, हमें इंडक्टर दिया हुआ है, और हमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है। अगर हमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू पता चल जाए तो हम सिंपली इस इक्वेशन से वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालते हैं। पहले करंट था इनिशियल में 2 मिली एम्पियर, बाद में ये करंट इंक्रीज़ होके हो गया 5 मिली एम्पियर। इसमें टाइम लगा है टोटल 2 सेकेंड्स। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? चेंज इन द करंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो करंट में चेंज कितना हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल, 5 मिली एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर हो जाएगा 3 मिली एम्पियर्स। टाइम कितना लगा है? तो 2 सेकेंड। सो ये आ जाएगा 3m/2। अब वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। V इज़ इक्वल टू L की वैल्यू दी हुई है 2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या आया? 3 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा हमारा 3 मिली वोल्ट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मिली वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ यूज्ड फॉर। ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ क्यों किया जाता है? कूलिंग के लिए, इंक्रीजिंग द वोल्टेज, डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ दीज। ओके, सो इनमें से कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल, कुछ ऑप्शंस को हम तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे डिक्रीजिंग फ्रिक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मूविंग कंपोनेंट होता ही नहीं है, तो फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं है। तो ऑप्शन सी को तो हम हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए, कूलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9 का है इनमें से कौन ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसे याद रखें, ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च भी है, ग्लाइकोजन भी है, सेल्यूलोज भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, द मैनेजमेंट कीपिंग एंड स्टडी ऑफ हनी बी। मधुमक्खियों को कीप करना मतलब पालना, और उनकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन या फिर बी कीपिंग को कहा जाता है एपीकल्चर। ये एक्वाकल्चर क्या होता है। तो एक्वाकल्चर में होता है फार्मिंग ऑफ सी क्रीचर, जैसे फ़िश हो गए, मोलस्क हो गए, इन सब की फार्मिंग करने को एक्वाकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर में आता है हमारा फसलों को उगाना, ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। फिर नेक्स्ट हमारा ये ऑप्शन है ऑप्शन बी, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है, असल में हार्टिकल्चर यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा, यहाँ पे होना चाहिए हॉर्टिकल्चर, HORTI, हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये होता है हमारा आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, गार्डन कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रूम 50 पीपल हैव रेड बुक। एक रूम है जिसमें 50 पीपल्स के पास रेड बुक है, यानी रेड वाले कितने हो गए, रेड वाले हैं 50, सॉरी क्वेश्चन है 50 पीपल हैव रेड बुक और वाइट बुक। एक रूम के अंदर 50 ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो रेड बुक है या फिर वाइट बुक है। इनमें से कोई एक तो ज़रूर है, रेड बुक या फिर वाइट बुक वाले हैं 50 कैंडिडेट्स, स्टूडेंट पर्सन। ओके, फिर इस में है कि 30 हैव रेड बुक, 30 लोगों के पास रेड बुक है, सिर्फ रेड बुक है। ओके, 16 के पास बोथ है, रेड भी है और वाइट भी है। तो 16 लोगों के पास क्या है, तो रेड बुक भी है और वाइट बुक भी है। तो हम ये वाला क्वेश्चन हमारा सेट थ्योरी से है। सेट थ्योरी में इसके भी एक बेसिक सी इक्वेशन है, वो है द नंबर ऑफ पीपल हैविंग रेड और वाइट बुक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल ऑफ रेड बुक प्लस नंबर ऑफ पीपल विद वाइट बुक माइनस द नंबर ऑफ पीपल हैविंग रेड एंड वाइट बुक। अब इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे रेड और वाइट वाले हैं टोटल 50, रेड वाले हैं हमारे पास 30 प्लस वाइट वाले हमें निकालने हैं, माइनस 16 लोगों के पास दोनों हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 36। यस, ये हमारा आंसर आएगा 36। 50 में से 30 को माइनस करेंगे आएगा 20, 20 में 16 को ऐड कर देंगे आ जाएगा 36। मगर अब ये 36 क्या आया, ये 36 आया है वो लोग जिनके पास वाइट बुक हो सकती है। ओके, अब दिक्कत ये है, क्वेश्चन में हमसे कहा है ओनली वाइट, इनके पास सिर्फ और सिर्फ वाइट होना चाहिए और कुछ भी नहीं। मीन्स इन 36 में जो रेड बुक वाले भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास रेड बुक भी हो, उनको हम माइनस कर देंगे। तो कितने ऐसे हैं जिनके पास वाइट बुक एंड रेड बुक दोनों हैं, तो 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा आंसर आ जाएगा सी 11 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन -240। साइन -240 की क्या वैल्यू है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को रिकॉल करना होगा। जैसे नंबर 1, साइन माइनस थीटा की क्या इक्वेशन होती है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन -240 डिग्रीज़, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस
साइन 240 डिग्रीज़। ओके, तो अगर मैं ये साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकाल दूँ और उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे राइट आंसर मिल जाएगा। तो निकालते हैं साइन 240 डिग्रीज़ की वैल्यू। साइन 240 डिग्रीज़ को, अगर मैं साइन 240 डिग्रीज़ को लिखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? मैं साइन 240 डिग्रीज़ को लिख सकता हूँ, मैं इसे लिखूँगा साइन 180 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा साइन 240 डिग्रीज़। ओके, सो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहाँ पे चाहें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मगर वहाँ से आंसर लेंथी हो जाएगा। इसे हम क्वाड्रेंट से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेंट से सॉल्व करेंगे तो आंसर ईजिली आ जाएगा। 180 डिग्री कहाँ लाया करता है? तो यहाँ पर। अब 180 डिग्री में हम 60 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होगा तो माइनस। साथ ही साथ 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होगा, मीन साइन है तो साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन 60 विच इज़ इक्वल टू, जो हमारा इक्वल है -√3/2। ये तो हमारा आ गया साइन 240 का, मगर हमें आंसर निकालना था माइनस साइन 240 का, तो माइनस का माइनस और साइन 240 की जगह पे -√3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा राइट आंसर आ गया +√3/2। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ द टेंजेंट ऑफ एन एंगल इज़ नेगेटिव एंड इट्स सीकेंट इज़ पॉजिटिव, इन विच क्वाड्रेंट डज द एंगल टर्मिनेट। अगर कोई एंगल है जिसका टेंजेंट तो नेगेटिव आ रहा है मगर उसका सीकेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, हाउ लॉन्ग कैन अ फाइल नेम इन लाइनक्स। लाइनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल का, लेट्स से कि कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, उसका नेम कितना लंबा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी, 255। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ एंड गेट। एंड गेट के आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है? एंड गेट क्या करेगा कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, ये उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारा आंसर आएगा ए बी, यही हमारी आउटपुट इक्वेशन आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, केविन प्लांक्स लॉ डील्स विद। केविन प्लांक लॉ किससे डील करता है? केविन प्लांक लॉ किस बेस पर बना हुआ है? तो इसका आंसर आएगा 16 का सी, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौली थ्योरम किसके कंजर्वेशन पे काम करती है? तो इसका आंसर आएगा सी, एनर्जी। बर्नौली थ्योरम वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000 बेस 2। बेसिकली हमारे पास क्या लिखा हुआ है? बाइनरी एक नंबर दिया हुआ है 1000। अब हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बताना है। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप होता है भाई वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद बस हमें उसमें +1 कर देना है और हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस रूल को फॉलो करते हैं। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसमें +1 ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। सो 1000, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 को 0 में चेंज कर देंगे, 0 को 1 में, तो ये आ जाएगा 0 1 1 1।
अब इसमें +1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,000 ऐड करने के बाद। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फीड इन अ लेथ इज एक्सप्रेस्ड इन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा सी, मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द पंप विद अ लो इनिशियल कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। वो पंप जिसका इनिशियल कॉस्ट भी लो हो, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो हो, वो कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास गियर पंप, डबल एक्टिन पिस्टन पंप, बकेट पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, अपसेटिंग इज द टर्म यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अपसेटिंग टर्म को इनमें से किस ऑपरेशन के साथ यूज़ किया जाता है? ड्रिलिंग के साथ, कास्टिंग के साथ, टर्निंग के साथ या फोर्जिंग के साथ? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्जिंग के साथ, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्पाउंड है जिसे रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। जो अर्ली रेफ्रिजरेटर्स होते थे उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता था। सल्फ़र डाइऑक्साइड फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल का मतलब है इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, फ्लेमेबल। तो जो बहुत अर्ली रेफ्रिजरेटर्स होते थे उनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ होता था और वो एक्सप्लोड हो जाते थे, फट जाते थे। तो इसीलिए अब सल्फ़र डाइऑक्साइड का एज ए रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी ऑफ वेट W ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हमारे पास बॉडी है जो एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। इस बॉडी का जो वेट है वो है W। तो इसे हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स कितने की ज़रूरत होगी? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी, W × 10 थीटा। क्वेश्चन नंबर 24, हिडन लाइंस आर ड्रॉन एज। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ए, डैश्ड नैरो लाइन। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। द लाइन कंपोज्ड ऑफ क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड शॉर्ट डैशेज इन द ड्राइंग रिप्रेजेंट। इसका आंसर होगा 25 का ऑप्शन बी, हिडन एजेस। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द lettering on a drawing sheet should have, option A, all alphabet in capital letters, all alphabets in small letters, in a sentence only first alphabet in capital letter, या फिर ऑप्शन डी, in a sentence only abbreviations are in capital letter। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, all alphabets in capital letters। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द लाइन कनेक्टिंग अ व्यू टू नोट इज कॉल्ड। द लाइन कनेक्टिंग अ व्यू टू अ नोट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा लीडर लाइन। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द टॉप, फ्रंट एंड बॉटम व्यूज अलाइन इन दिस मैनर। ए हॉरिजॉन्टली, बी वर्टिकली, सी अकॉर्डिंग टू द प्लेनर व्यूज, या डी
पैरेलल टू द फ्रंटल प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्टिकली। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। अ प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। कोई प्लेन है जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पैरेलल है। इट अपीयर्स, इसका राइट आंसर होगा ए, ट्रू साइज। क्वेश्चन नंबर 30। दिस लाइन पैटर्न is composed of 3 dashes, one long dash on each end with short dash in the middle। एक लाइन का पैटर्न है जिसमें एक लॉन्ग डैश दोनों साइड्स पर है और बीच में एक शॉर्ट डैश है। तो ये किसका होगा? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी, सेंटर लाइन। ये किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। 2 बिग डैशेस और बीच में एक स्मॉल डैश। क्वेश्चन नंबर 31। दिस इज द प्लेन अपॉन विच द टॉप व्यू इज प्रोजेक्टेड। ये वो प्लेन है जिस पे टॉप व्यू प्रोजेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए, हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। An advantage of this type of view is that each view shows an object all the way through as if it were transparent। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्थोग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज़ बेकिंग सोडा। जो टेबल सॉल्ट होता है जो हम घरों में सब खाना बनाने में यूज़ करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। और ये पूछा हुआ है कि बेकिंग सोडा क्या होता है। सो बेकिंग सोडा के लिए इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट एंड हाँ यहाँ पर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा सोडियम का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है ओजोन होल रेफर्स टू। ओजोन होल से हमारा क्या मतलब है? अ होल इन ओजोन लेयर, डिक्रीज इन ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फियर, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर, या फिर डी, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फियर। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी, डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर किस स्फीयर में है? तो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। क्वेश्चन नंबर 35। पाइन, फिर, स्प्रूस, सेडर, लार्च एंड साइप्रस are famous timber yielding plant which several also occur widely in hilly regions of India. All these belongs to। भाई हमारे पास कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं जैसे कि पाइन हो गया, फेर हो गया, स्प्रूस हो गया, सेडर हो गया, लार्च एंड साइप्रस। अब इन प्लांट्स के बारे में ये पूछा गया है कि ये क्या एंजियोस्पर्म्स हैं, क्या ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, मोनोकॉटिलिडॉन्स हैं या फिर डायकॉटिलिडॉन है। ये क्वेश्चन बेसिकली बायोलॉजी का है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म शब्द बना हुआ है, वर्ड बना है 2 पार्ट से। पहला है जिम्नो या फिर जिम, दूसरा है स्पर्म। जिम का मतलब होता है नेकेड, इसको, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, नेकेड सीड। ये वो ट्रीज़ होते हैं जिनके सीड्स के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती, इनके सीड नेकेड होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिनमें फ्लावर्स होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। मोनोकॉटिलिडॉन और डायकॉटिलिडॉन बेसिकली
हिंदी में इसे कहते हैं एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पॉलिनेशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। पॉलिनेशन की राइट डेफिनेशन क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका पहला ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एक फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा पर पोलन्स का चला जाना, इसे ही पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। प्लांट अपना मेनली न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी सॉइल। अब मिनरल्स में क्या आते हैं, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? तो आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रेट्स हो गए, ये सब हमें एटमॉस्फेयर से नहीं मिलेगा, ये हमें क्लोरोफिल के से भी नहीं मिलेगा, लाइट से भी नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉइल। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है डी। 38, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 38 का राइट आंसर होगा बी। अगर ये विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ना होता, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता, तो इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है प्लांट को, तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, मोनोट्रोम्स आर यूनिक मैमल्स बिकॉज दे। मैमल्स वो होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, जो अपने चाइल्ड को बर्थ करते हैं। तो इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता है, इसका आंसर बी भी नहीं हो सकता है। 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दे ले एग्स। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू। स्नेक्स के अंदर पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं, ये इन चार ऑप्शंस में से किसके सिमिलर हैं, होमोलोगस हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ऑप्शन डी। 40 का होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, रेडिकल वैस्कुलर बंडल आर दोज इन विच। रेडिकल वैस्कुलर बंडल्स कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, xylem is surrounded by phloem, option B, phloem is surrounded by xylem, option C, xylem and phloem are on the same radius, या फिर ऑप्शन डी, xylem and phloem occur on different radii। सो इसका राइट आंसर है 41 का ऑप्शन डी, xylem and phloem occur on the different radii, ऑप्शन डी is the right answer। क्वेश्चन नंबर 42, plant bends toward the source of light on account of the movement of curvature known as। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है डी, फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 42 ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे कि कोई प्लांट है, उसके रूट्स यहाँ हैं और उसका शूट यहाँ पर है। अगर सनलाइट यहाँ से आ रही है, अगर सनलाइट का सोर्स यहाँ से है, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ भी उसी की डायरेक्शन में हो जाती है। इसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, प्लांट्स हैव ब्लैंक वाइल एनिमल्स लैक इट। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्लांट्स में होता है मगर एनिमल्स में नहीं होता है? फैट एनिमल में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, प्रोटीन भी होता है, स्टार्च भी होता है। सो राइट आंसर इज सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 43 का है बी। क्वेश्चन नंबर 44,
Osmosis is flow of solution from a higher concentration to a solution of lower concentration through a semi-permeable membrane. What is the incorrect in this statement? Osmosis हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट को कहते हैं. एक हमारा सॉल्यूशन है हायर कॉन्सेंट्रेशन, एक हमारा सॉल्यूशन है लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और हमारा मूवमेंट होगा हायर टू लोअर. इसे कहते हैं ऑस्मोसिस. अब हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. ऑप्शन ए, exact concentration of solution is not given. B, character of semi permeable membrane is not given. C, the flow of solution is not possible through permeable membrane. तो इसमें हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन फ्लो कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 है, रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस्ड इन एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ. एटमॉस्फेयर में रेडियो कार्बन किस तरीके से फॉर्म होते हैं. ऑप्शन ए, कोलिजन बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ऑप्शन बी, एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम सन ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. Option C, action of solar radiation, particularly cosmic rays on carbon dioxide present in the atmosphere. D, lightning discharge in atmosphere. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, collision between fast neutrons and nitrogen nuclei present in the atmosphere. Question number 46. If doubling the voltage across a resistor डबल्स द करंट थ्रू द रजिस्टर, देन अगर कोई रजिस्टर है मेरे पास, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, V, अगर इस वोल्टेज को डबल कर दिया जाए, V से 2V कर दिया जाए, और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट I, वो भी डबल हो जाए, 2I हो जाए, सो रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. रेजिस्टेंस R डैश हमारा क्या होगा, हमारे न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा. सो रेजिस्टेंस की इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू V/I. इनिशियल वोल्टेज थी V, सो इनिशियल करंट था I, हमारा रेजिस्टेंस था R. अगर मैं एक न्यू रेजिस्टेंस जानना चाहूँ, नेक्स्ट न्यू रेजिस्टेंस, तो वो क्या होगा, हमने वोल्टेज कर दिया डबल, हमारा करंट भी हो गया डबल, हमारा फिर से ये किसके बराबर आ गया, V/I, विच इज़ इक्वल टू हम आवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस. इसका मतलब है कि हमारा रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस के सेम है, मीन्स रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ. सो हमारा ऑप्शन होगा द रजिस्टर वैल्यू डिड नॉट चेंज, हमारे रजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं हुई. क्वेश्चन नंबर 47. इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड 5 times, देन व्हाट डज द करंट डू. अगर हम किसी फिक्स्ड रेजिस्टेंस की, किसी कांस्टेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज को 5 टाइम कर देंगे तो करंट कितना होगा. हम सब ओम्स लॉ से फेमिलियर हैं. V इज़ प्रोपोर्शनल टू I. इसका मतलब क्या है कि भाई इस वाली इक्वेशन में रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, R इज़ कांस्टेंट. सो इसका मतलब क्या है, अगर मैं वोल्टेज को 5 टाइम्स इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा करंट भी 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा. सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ 5. आवर करंट इंक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ 5. क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 एक्चुअली मिसिंग है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 49, इट इज़ ईजियर टू रोल अ स्टोन अप अ स्लोपिंग रोड देन टू लिफ्ट इट वर्टिकली अपवर्ड. किसी स्टोन को रोल करके ऊपर ले जाना ईजी है,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक स्लोप है, इस स्लोप के ऊपर किसी स्टोन को ले जाना ईजी होता है, जबकि उस स्टोन को इसी ऊंचाई तक उठाने में, इसी हाइट पर सीधे सीधे उठाने में, वर्टिकली उठाने से, इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है वर्क डन इन रोलिंग इज़ मोर देन इन लिफ्टिंग, ऑप्शन बी वर्क डन इन लिफ्टिंग स्टोन, वर्क डन इन लिफ्टिंग स्टोन इज़ इक्वल टू रोलिंग इट, ऑप्शन सी है हमारा वर्क डन इन बोथ इज सेम बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज लेस इन रोलिंग, ऑप्शन डी है वर्क डन इन रोलिंग स्टोन इज लेस देन इन लिफ्टिंग इट। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्क डन इन रोलिंग अ स्टोन इज लेस देन लिफ्टिंग इट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, किसी ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा हमारे इंक के एब्जॉर्प्शन को का ये किस फिनोमिना से रिलेटेड है? सो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। कैपिलरी एक्शन फिनोमिना के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे ट्रीज़ सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर भेजने के लिए, अपने शूट्स में भेजने के लिए कैपिलरी एक्शन का यूज़ करते हैं। इसका एक और एग्जांपल है कि अगर मैं एक वाटर से भरा हुआ एक जग ले लूँ और उसके अंदर एक वाइट बोर्ड चॉक को रख दूँ, तो हम देखेंगे कि पानी ऊपर चढ़ने लगता है। ये भी हमारा रीज़न होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 51, साइफन विल फेल टू वर्क इफ, साइफन हमारा काम नहीं करेगा इफ द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड इन टू वेजल्स आर इक्वल, द लेवल ऑफ लिक्विड इन टू वेजल्स आर एट द सेम हाइट, both its limbs are of unequal length, or D, temperature of the liquid in the two vessels are the same। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स when used for some time becomes very hot and are cooled by circulating oil, the heating of the transformer is due to। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा बोथ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड द हिस्टेरेसिस लॉस। ट्रांसफार्मर हमारा हीट हो जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? I²RT, ये हमारा जूल का तापन नियम भी इसे कहते हैं, द हीटिंग इफेक्ट, और इसे की दिया था जूल साइंटिस्ट ने। साथ ही साथ हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से भी हमारे ट्रांसफार्मर्स हीट अप हो जाते हैं। और हमने इस पहले आए हुए क्वेश्चन में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या फंक्शन होता है, तो ऑयल का फंक्शन होता है इसे कूल करना, एज अ कूलेंट। क्वेश्चन नंबर 53, द न्यूक्लियर साइजेज आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम्ड। न्यूक्लियर साइजेस को, जो हमारे एटॉमिक साइजेस हैं, कोई हमारा एटम है, उनके साइजेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं? इनमें से कुछ ऑप्शंस गलत हैं, जैसे न्यूटन हमारा फोर्स के लिए होता है, टेस्ला हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, दोनों ही ऑप्शन हमारे डिस्टेंस के हैं। फर्मी होता है हमारा 10⁻⁻15, आंगस्ट्रॉम हमारा होता है 10⁻⁻10 मीटर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 53 का आंसर है फर्मी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अ डायोड फॉर विच यू कैन चेंज द रिवर्स बायस एंड thus vary the capacitance is called। एक ऐसा डायोड जिसे रिवर्स बायस में हम चेंज कर सकें और
उससे उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाए, ऐसे डायोड को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड का मतलब क्या है? वैरेक्टर डायोड हमारा वेरिएबल कैपेसिटिव डायोड होता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होंगी और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, और दोनों प्लेट के पे हम जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटेंस की वजह से कुछ चार्ज स्टोर करता है। हमारा डायोड भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। हमारे पी और एन टाइप मटेरियल के बीच में हमारे पास जंक्शन है, डिप्लीशन लेयर है। पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप एंड एन टाइप के बीच में, पी टाइप और एन टाइप ये दोनों प्लेट की तरह एक्ट करेंगे, और हमारा जंक्शन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह ये एक्ट करेगा। इस तरीके से वैरेक्टर डायोड एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह यूज़ करता है। वैरेक्टर डायोड का यूज़ एफएम डी मॉड्यूलेटर में भी होता है, सॉरी एफएम मॉड्यूलेटर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हेन अ डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड द वोल्टेज अक्रॉस इट। अगर कोई डायोड है और वो फॉरवर्ड बायस हो जाए, मीन्स उसका एनोड कनेक्ट कर दें हम पॉजिटिव से और कैथोड कनेक्ट कर दें नेगेटिव से, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है डी, रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली द सेम। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे सामने 4 कंप्यूटर लैंग्वेजेस दी हुई हैं। फोरट्रैन, जो शॉर्ट नेम है फार्मूला ट्रांसलेशन का, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोलॉग, कोबॉल एंड सी, इन चारों में से किसका यूज़ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है बी, प्रोलॉग। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज़ मोर सूटेड टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। ऑप्शन ए PL/1, फोरट्रैन, सी बेसिक या डी पैस्कल। इसका राइट आंसर होगा पैस्कल, डी। इट इज़ मोर सूटेड टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच प्रिंटर यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेज़र बीम एंड इलेक्ट्रॉन यूज if your objective is to print on a multi carbon forms। ऑप्शन ए है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है लेज़र प्रिंटर, या ऑप्शन डी है थिम्बल प्रिंटर। तो 58 का आंसर है ए, डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। 59 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। A memory that contains a fine pattern of data permanently defined as। एक ऐसी मेमोरी जिसमें परमानेंटली डेटा को डिफाइन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए हम रोम का यूज़ करते हैं। अब रैम क्या है हमारा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें कोई डेटा तभी तक स्टोर रह सकता है जब तक कि पावर ऑन हो। पावर ऑन हो, जैसे ही पावर ऑफ होगी रैम में डेटा ख़त्म हो जाता है। ईपी रोम हमारा इरेजेबल रोम होता है, पी रोम हमारा प्रोग्रामेबल रोम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर एन एड्रेस इन अ 4K मेमोरी। कितने बिट्स चाहिए कि हम 4K मेमोरी को एड्रेस कर पाएँ? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हमें 12 बिट्स चाहिए होंगे 4K के हर एक मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, conversion of an octal number 106
8 टू बाइनरी नंबर 106 बेस 8, ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में, तो हर डिजिट को उसके 3 डिजिट बाइनरी नंबर में चेंज कर देंगे। 6 है तो 6 का हमारा क्या आएगा, तो 110, 0 है हमारा 1086, तो 0 का होगा 000, एंड 1 है हमारा तो आएगा 001। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। दिए हुए 4 ऑप्शंस में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का। HCl एक एसिड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा अपनी तरफ खींच सकता है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बीचों बीच, क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है बिल्कुल बीचों बीच, और इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। मगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। यही बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमने एग्जाम्पल लिया था फ्लोरीन का, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के ही नीचे आता है क्लोरीन। ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर उसके बाद है क्लोरीन, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 64, द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को रिकवर करने के लिए किस मेटल का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा डी, आयरन का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 65, द मेटलर्जिकल process in which a metal is obtained in the fused state is called। इसका आंसर होगा ए, स्मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, हायर एफिशिएंसी इन द कंबस्शन ऑफ सॉलिड फ्यूल कैन नॉट बी अचीव्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कीपिंग द फ्यूल गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर वेरी हाई। Question number 67, a coal containing very high percentage of Durane is called blank coal। Question number 67 का आंसर होगा ऑप्शन बी, splint coal। Question number 68, the calorific value of natural gas is। नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ए, 10,000 किलो कैलोरी पर n मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एक्ट एज एन NPN and a PNP transistor connected base to base and emitter to controller। एक्चुअली यहाँ कंट्रोलर की जगह पे कलेक्टर होना चाहिए, बट इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 का बी, SCR। SCR हमारा एक NPN और PNP कनेक्टेड ट्रांजिस्टर की तरह एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 73, अ डिफरेंशिएटिंग एम्पलीफायर हैज़ कैपेसिटर इन द इनपुट। ये बात सच है या फिर झूठ है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायक इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली सूटेड टू
AC और मीन्स पावर कंट्रोल, जबकि ट्रायक हमारा AC के लिए ही यूज़ होता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर है, सो इससे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर अ बेस करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर, बेस करंट है 10 माइक्रो एम्पियर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इन द कॉमन एमिटर इफ द बीटा DC इज गिवन टू बी 100। बीटा DC हमारा किसके इक्वल होता है? ये हमारा होगा आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय द बेस करंट। कलेक्टर करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली बीटा एंड बेस करंट को मल्टीप्लाई करके, यह आ जाएगा हमारा 1000 माइक्रो एम्पियर विच इज़ इक्वलेंट टू 1 मिली एम्पियर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा C, 1 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज मोस्ट सूटेबल फॉर फ्रिक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा C, हार्टले। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर सर्किट्स हैज़ हाईएस्ट इनपुट इम्पिडेंस। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा सर्किट यूजिंग मॉसफेट। मॉसफेट का इनपुट इम्पिडेंस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। क्यों होता है? मॉसफेट के अंदर हमारे पास एक सिलिकॉन की लेयर होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड की, जो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाली होती है, और उसी पे एक टर्मिनल कनेक्टेड होता है जिसे कहते हैं गेट। यहाँ पे कनेक्टेड होगा ड्रेन, यहाँ पे कनेक्टेड होगा सोर्स, और यहाँ पे कनेक्टेड होगा गेट टर्मिनल। इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि गेट के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा हैवी इंसुलेटर की परत लगी होती है, लेयर होती है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड की होती है, SiO2 की। इसीलिए मॉसफेट से कम किसका होगा इस क्वेश्चन में इनपुट रेजिस्टेंस? वो होगा जेफेट का, और उससे कम किसका होगा? तो BJT का होगा। क्वेश्चन नंबर 72 हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, a half wave diode rectifier and full wave diode bridge rectifier both have input frequency of 50 Hz. The frequencies of outputs respectively are। 75 का आंसर होगा ऑप्शन B। ऐसा क्यों होगा? लेट अस अज्यूम, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इनपुट वेव हमने एक साइन वेव दी है, और इस साइन वेव की फ्रीक्वेंसी है कुछ f, और इसके एक साइकिल को पूरा होने में टाइम पीरियड लग रहा है t। अगर मैं इसे सिंगल डायोड रेक्टिफायर से पास करूँगा, मींस हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करूँगा, तो मुझे कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म मिलेगी। मेरा इतना टाइम पीरियड तो इसमें भी लग रहा है, मींस फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। मींस हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।